मीनिंग ऑफ कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक क्या होता है? अच्छा सोचो, कमर्शियल बैंक क्या होता है? पता है? मैं बताता हूँ। आपके आसपास में बैंक है, कौन कौन से बैंक है? SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक, HDFC बैंक, PNB बैंक, जितने भी ये सारे बैंक हैं, जितने भी आसपास हमारे यहाँ बैंक दिखाई देते हैं, वो सारे कौन से बैंक होते हैं? कमर्शियल बैंक होते हैं। नॉर्मली बोले, जो बैंक पब्लिक का होता है, जो बैंक किसका होता है? पब्लिक का होता है। पब्लिक का बैंक जो होता है वो कौन सा बैंक होता है? कॉमर्शियल बैंक होता है। समझे कि नहीं समझे? समझ में आया? तो पब्लिक के बैंक को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉमर्शियल बैंक बोलते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं इसकी क्या काम है, क्या करता है। ध्यान से देखिए, कॉमर्शियल बैंक्स आर दोज बैंक्स विच परफॉर्म ऑल काइंड ऑफ बैंकिंग फंक्शन। ये सारे बैंकिंग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। कौन कौन से? देखिए, सच एज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, एडवांसिंग लोन, क्रेडिट क्रिएशन एक्सेट्रा। मतलब ये क्या करते हैं? पैसा जमा करते हैं, लोगों को लोन देते हैं और पैसे को भी बनाते हैं। क्रेडिट क्रिएशन इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो पैसे को कैसे बनाते हैं, किस तरह से लोगों को लोन देते हैं, पैसा जमा करते हैं, ये सब सारा काम होता है कॉमर्शियल बैंक का। तो कॉमर्शियल बैंक का काम क्या होता है? बेसिकली पैसे को जमा करना, लोगों को लोन देना और पैसे को पढ़ाना, पैसे को बनाना, ये सारे काम किसके होते हैं? हमारे कॉमर्शियल बैंक के होते हैं। और कॉमर्शियल बैंक किसका बैंक होता है? पब्लिक का बैंक होता है। कॉमर्शियल बैंक किसका बैंक होता है? पब्लिक का बैंक होता है। समझ में आया कि नहीं आया? कॉमर्शियल बैंक क्या होता है? आई थिंक यहाँ समझ में आया होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे देखते हैं कि क्या देखना है। ठीक है, फीचर्स इसके हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, मैं बस 2 मिनट में वापस आया। तो बच्चों चलिए अब देखते हैं कि हमारे फीचर्स क्या क्या होते हैं कॉमर्शियल बैंक के। ठीक है, तो कॉमर्शियल बैंक की डिफिनेशन देख लिया, अब फीचर्स भी देख लो अच्छे से। तो फर्स्ट पॉइंट है कि इट डील्स विद मनी। ठीक है, क्या लिखा है? इट डील्स विद मनी मींस कॉमर्शियल बैंक जो होता है, जो डील्स करता है, मतलब पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है, पैसा जमा कर रहा है, पैसे को लोन दे रहा है, किसमें करता है? वो सिर्फ और सिर्फ मनी में करता है। कॉमर्शियल बैंक डील्स किसमें करता है? मनी में करता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या है? इट एक्सेप्ट्स डिपॉजिट्स एंड प्रोवाइड लोन्स टू बिजनेसमैन एंड ट्रेडर्स। ये क्या करता है? एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट, मतलब जो पैसा आता है, जो जमा करता है, उसको पैसों को जमा करता है, साथ ही साथ क्या करता है? प्रोवाइड करता है लोन। क्या करता है? लोन देता है। किसको देता है भाई? बिजनेसमैन को देता है एंड ट्रेडर्स को देता है। बिजनेसमैन और ट्रेडर्स को देता है, उसके अलावा और भी जो हाउस होल्ड वाले उनको भी देता है। ग्लोबली पैसा कौन लेता है? बिजनेसमैन लेते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है? इट इज अ कॉमर्शियल इंस्टीट्यूशन। ये कौन सा इंस्टीट्यूशन है? कॉमर्शियल इंस्टीट्यूशन होता है हुज एम इज टू अर्न प्रॉफिट। इसका मेन मकसद क्या होता है कॉमर्शियल बैंक का? भाई मेन मकसद होता है कॉमर्शियल बैंक का क्या करना? प्रॉफिट कमाना। क्या करना? प्रॉफिट कमाना। इस लाइन को जरूर से लिखिएगा। ठीक है, मेन एम क्या है कॉमर्शियल बैंक का? क्यों ओपन होता है, क्यों खुलता है? क्योंकि इसका मेन एम होता है अर्न प्रॉफिट। प्रॉफिट मीन पैसा कमाना। ठीक। फोर्थ पॉइंट है इट डील्स विद द जनरल पब्लिक। इट डील्स विद द जनरल पब्लिक, मतलब ये कह रहा है कि जो कॉमर्शियल बैंक होता है वो किसमें डील करता है? जनरल पब्लिक से करता है। किससे डील करता है? जनरल पब्लिक से करता है। ठीक, गवर्नमेंट का इसमें इंटरफेयर नहीं होता है, मतलब गवर्नमेंट के लिए बैंक नहीं होता है कॉमर्शियल बैंक। किसके लिए होता है? सिर्फ और सिर्फ जनरल पब्लिक के लिए होता है, जैसे हम, आप, हम सब। ठीक है, हम सब के लिए होता है कौन सा बैंक? कॉमर्शियल बैंक। समझ में आया कि नहीं आया? कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, कोई डाउट रह गया हो तो पूछ लीजिएगा। और जिन जिन लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो सब्सक्राइब कर दिएगा। अब इकोनॉमिक्स की वीडियो बना दी है तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी पसंद आए, ताकि वो भी पढ़ाई कर सके। पसंद आई होप आपको आएगी तो आपके दोस्तों को भी आएगी। और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और इसी तरह चैनल में बने रहिए। अब आपको डेली बेसिस पे वीडियो मिलती रहेगी, कॉमर्स की भी और इकोनॉमिक्स की भी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बच्चों 3 तरह के फंक्शन होते हैं। पहला होता है प्राइमरी फंक्शन, सेकेंड इज एजेंसी फंक्शन एंड थर्ड इज जनरल यूटिलिटी फंक्शन। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं होगी। ये 3 तरह के फंक्शन होते हैं। ठीक, तो आज की वीडियो बच्चों हम लोग पढ़ेंगे प्राइमरी फंक्शन। और प्राइमरी फंक्शन के 2 पार्ट होते हैं,
एक होता है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट और दूसरा होता है एडवांसिंग ऑफ लोन्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पेपर में आने के बहुत बहुत ज्यादा चांसेस, 99.9%। 0.1 भाई कभी कभी हो जाता है कि नहीं आता है, तो 99.9% है कि ये पेपर में आ सकता है। तो प्राइमरी फंक्शन देखेंगे, उसका दोनों पार्ट नहीं देखेंगे, प्राइमरी फंक्शन का सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट देखेंगे, क्योंकि ये टॉपिक इतना लंबा है। अगर मैं इसको और उसको साथ में लेके चलूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और लंबा हो जाएगा तो फिर समझने में दिक्कत होगी। तो मैं आप लोग के लिए चाहता हूँ छोटी छोटी वीडियो बनाऊं बट समझ में आए। ठीक है, डेली बेसिस पे वीडियो आएगी, समझते रहिएगा। तो आज पार्ट 1 है इसका, नेक्स्ट कल मैं पार्ट 2 डाल दूंगा इसका। ठीक है, फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक का। तो आज हम देखेंगे कि एक्सेप्टिंग डिपॉजिट कमर्शियल बैंक में क्या होता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं है। तो ये 3 फंक्शन होते हैं, प्राइमरी फंक्शन, एजेंसी फंक्शन, जनरल यूटिलिटी फंक्शन। अब प्राइमरी फंक्शन को दो से बांटा गया, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, एडवांसिंग ऑफ लोन। यहां तक स्क्रीनशॉट लो, चार्ट बना लो, नोट करना है तो। उसके बाद मैं 2 सेकंड में वापस आया और आगे का टॉपिक समझाता हूं। ठीक है, चलो। हाँ तो बच्चों, हमारे 3 फंक्शन थे, हमने देखा प्राइमरी फंक्शन और हाँ तो बच्चों, तो प्राइमरी फंक्शन में हमने क्या देखे थे कि 2 तरह के डिपॉजिट होते हैं। ठीक है, पहला होता है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट और दूसरा क्या होता है एडवांसिंग ऑफ लोन। तो प्राइमरी फंक्शन में 2 तरह का होते हैं, एक होता है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट और दूसरा क्या होता है एडवांसिंग ऑफ लोन, मतलब पैसे को जमा करना, और दूसरा क्या होता है पब्लिक को लोन देना। तो ये एडवांसिंग ऑफ लोन है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हमें देखना है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। तो बैंक क्या करता है, पैसे को हमारे एक्सेप्ट करता है। अब जो एक्सेप्ट करता है, जो डिपॉजिट करता है, वो 4 तरह से करता है। कितने टाइप से करता है, 4 टाइप से करता है, 4 तरह से करता है। पहला है सेविंग डिपॉजिट, सेकेंड इज डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट को हम लोग करंट डिपॉजिट के भी नाम से जानते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और थर्ड है हमारा फिक्स डिपॉजिट एंड द फोर्थ इज रिकरिंग डिपॉजिट। ये 4 तरह के डिपॉजिट होते हैं जो बैंक क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। 1 बाय 1 एक्सप्लेन कर रहा हूं, बुक्स में नोट्स है उसको पढ़िएगा, यहां समझा दे रहा हूं। कोई प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ लीजिएगा। आई थिंक पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं एक्सप्लेन करूंगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। पहला काम क्या, फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, सेविंग फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, सेविंग डिपॉजिट। तो पहला काम क्या है बैंक का, जो डिपॉजिट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेविंग डिपॉजिट। अब सेविंग डिपॉजिट क्या होता है, सेविंग डिपॉजिट नॉर्मली जो होता है वो पब्लिक के लिए होता है, जैसे हम हो गए, आप हो गए, नॉर्मली जो मतलब जिनको पैसा सेव करना चाहिए। एक नॉर्मली पैसे को सेव करने की आदत होनी चाहिए, हैबिचुअल होनी चाहिए कि धीरे धीरे हम क्या करें, अपनी सेविंग करें। 500 रुपए, 1000 रुपए, जितना चाहे पैसा मतलब जाके जमा कर लें, जितना हो निकाल लें। इसमें क्या होता है, एक लिमिट होती है, ध्यान से सुनते जाइएगा मेरी बात को। ठीक है, इसमें क्या होती है, सेविंग डिपॉजिट में एक लिमिट होती है कि बैंक में आप 5 बार से पैसा जमा नहीं करते हो। एग्जांपल दे रहा हूँ, 5 हो, 4 हो, 10 हो, ये हो सकता है। ठीक है, तो 5 बार से पैसा ज्यादा जमा नहीं कर सकते हो, 50,000 से ज्यादा निकाल नहीं सकते हो। मतलब एक लिमिट है, एक लिमिट तक ही पैसा जमा कर सकते हो एक दिन में, एक लिमिट ही पैसा निकाल सकते हो। जैसे एटीएम में नहीं होता है कि 25,000 ज्यादा एक दिन में नहीं निकलता है, या फिर 50,000 ज्यादा एक दिन में नहीं निकलता है। तो ये सब किस में होता है, ये सब होता है सेविंग डिपॉजिट में। समझ में आ रही बात, तो ये सब किसके लिए होता है, सेविंग डिपॉजिट में होता है, जिसमें नॉर्मल जो पब्लिक होती है, जो हाउस होल्ड वाले होते हैं, जो घर वाले होते हैं, वो इसमें पैसा जमा करते हैं। किसमें, सेविंग डिपॉजिट में, समझे। और इसमें बैंक क्या करता है, हमें इंटरेस्ट देता है। बैंक क्या करता है, हमें इंटरेस्ट देता है। ठीक है, नॉर्मल इंटरेस्ट देता है, ना बहुत ज्यादा देता है ना बहुत कम देता है। मान लो 4% इंटरेस्ट दिया करता है हमें, कौन, बैंक। तो ये डिपॉजिट कौन सा डिपॉजिट होता है हमारा, सेविंग डिपॉजिट। याद रखना, सेविंग डिपॉजिट नॉर्मली किसके लिए होता है, पब्लिक के लिए होता है, जो हाउस होल्ड और फैमिली वाले होते हैं, जैसे आप और मैं हो गए, उनके लिए होता है। इसमें वो क्या करता है, इंटरेस्ट देता है, बट इसमें कुछ लिमिटेशन होती है कि पैसा आप एक लिमिट तक जमा कर सकते हो, एक लिमिट तक पैसा निकाल सकते हो। ऐसे डिपॉजिट को हम लोग क्या बोलते हैं, सेविंग डिपॉजिट बोलते हैं। समझ गए। दूसरा पॉइंट है बच्चों, डिमांड डिपॉजिट। दूसरा पॉइंट कौन सा बच्चों, डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट को हम लोग करंट डिपॉजिट के भी नाम से जानते हैं। एक बात याद रखिएगा, ये वाला जो डिपॉजिट होता है, ठीक है, इसको कौन नॉर्मली खुलवाते हैं, बिजनेसमैन। कौन लोग, बिजनेसमैन लोग ही जो है करंट अकाउंट खुलवाते हैं। क्यों खुलवाते हैं,
क्योंकि उनको क्या करने होते हैं, डेली ट्रांजैक्शन करने होते हैं। क्या करने होते हैं, डेली ट्रांजैक्शन करने होते हैं। डेली का मतलब एक बिजनेसमैन को बिजनेस में बहुत ढेर सारे ट्रांजैक्शन करने होते हैं। और सेविंग डिपॉजिट में क्या होती है, लिमिट लगी होती है, उसके बाद आपको चार्ज देना पड़ता है। तो इसलिए डिमांड डिपॉजिट, इसलिए बिजनेसमैन क्या कर बताता है, करंट डिपॉजिट कराता है, जिसपे अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन कर सकते हो, जितनी बार चाहे पैसा निकाल सकते हो, जितनी बार चाहे पैसा आप जमा कर सकते हो, और इसमें इंटरेस्ट नहीं मिलता है। बैंक डिमांड डिपॉजिट में इंटरेस्ट जो होता है वो नहीं देता, याद रखिएगा। यहां से मैं क्रॉस का साइन लगा रहा हूं, ठीक है। तो डिमांड डिपॉजिट में इंटरेस्ट नहीं मिलता, उल्टा कुछ सर्विस चार्ज होता है जो बिजनेसमैन से बैंक लेता है। समझ में आई बात। करंट डिपॉजिट में इंटरेस्ट लेता नहीं है, उल्टा सर्विस चार्ज बैंक लेता है, ठीक है। समझ में आ रही बात। तो ये दो तरह की डिपॉजिट हो गए, सेविंग डिपॉजिट एंड सेकेंड इज डिमांड डिपॉजिट, ठीक है। थर्ड कौन सा होता है, फिक्स्ड डिपॉजिट। फोर्थ कौन सा होता है, रिकरिंग डिपॉजिट। ध्यान से समझिएगा, इन दोनों में से आएगा, इन दोनों में से एक आएगा, इंपॉर्टेंट है। चाहे इसका डिफरेंस आ जाए, चाहे फिक्स्ड डिपॉजिट रह जाए, चाहे रिकरिंग डिपॉजिट रह जाए। अब बात करते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट को हम लोग एफडी के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, एफडी। शॉर्ट में इसको हम लोग एफडी बोलते हैं। और रिकरिंग डिपॉजिट को हम लोग शॉर्ट में आरडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आरडी। आर से मतलब रिकरिंग, डी से मतलब डिपॉजिट, एस से मतलब फिक्स, डी से मतलब डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट, ठीक है। अब देखो फिक्स्ड डिपॉजिट क्या होता है। फिक्स्ड डिपॉजिट में क्या होता है कि इसमें आप पैसे को एक फिक्स टाइम के लिए क्या करते हो, एक फिक्स टाइम के लिए पैसे को क्या कर देते हो, फिक्स कर देते हो। जस्ट सपोज मान लो किसी के पास 1 लाख रुपीज है। कितने रुपीज है, 1 लाख रुपीज है। तो बैंक में आप क्या करोगे, इस पैसे को जमा कर दोगे। तो एक फिक्स टाइम तक, मींस मान लो 7 साल मान लो, ठीक है। 7 ईयर्स तक अगर आपने इसको फिक्स कर दिया, तो मतलब फिक्स करने का मतलब होता है कि इस पैसे को अब आप निकाल नहीं सकते हो। एक फिक्स टाइम तक आपने पैसा अगर जमा कर दिया तो एग्रीमेंट बनता है, आप इस पैसे को निकाल नहीं सकते हो। 7 साल के बाद पैसा क्या हो जाएगा, डबल। पैसा क्या हो जाएगा, डबल, या फिर जो होगा इंटरेस्ट बढ़ाकर मिलेगा। मान ली 1 लाख का क्या हो गया, 2 लाख रुपीज हो गए, ठीक है। तो एक फिक्स टाइम तक आप पैसा क्या करते हो, फिक्स डिपॉजिट में जमा कर देते हो। बैंक एक टाइम पीरियड के बाद आपको वो पैसा वापस करता है। अगर 7 साल नहीं तो कुछ उसमें लिमिट होती है। 7 साल का एग्रीमेंट है, आप करीबन 3 साल 4 साल तक पैसा निकाल नहीं सकते हो। ये क्या इसमें होता है, फिक्स डिपॉजिट में, ठीक है। फिक्स डिपॉजिट मतलब एक फिक्स अमाउंट आपने जमा कर दिया, एक फिक्स टाइम के बाद आपको वो पैसा मिलेगा इंटरेस्ट के साथ बढ़ाकर। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फिक्स डिपॉजिट। अच्छा, फिक्स डिपॉजिट में जो इंटरेस्ट होता है कितना मिलता है, फिक्स डिपॉजिट में जो इंटरेस्ट होता है वो ज्यादा मिलता है कंपेयर टू सेविंग डिपॉजिट। क्यों, क्योंकि इसमें आप पैसा बार बार निकाल लेते हो, लेकिन इसमें आपने पैसा जमा किया, जब ऐसा जमा हो गया, अब बैंक जो चाहे इस पैसे के साथ कर सकता है, जितना चाहे बिजनेस कर सकता है। 1 लाख का 10 लाख करे, 1 करोड़ करे, उसके ऊपर है पैसे। क्योंकि आप पैसे ये ले नहीं सकते हो, इसलिए आप पे इस पे इंटरेस्ट क्या होता है, ज्यादा मिलता है। तो ऐसे डिपॉजिट को हम लोग क्या बोलते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट बोलते हैं। समझ में आया, ठीक है। लास्ट कौन सा डिपॉजिट है बच्चों, रिकरिंग डिपॉजिट। रिकरिंग डिपॉजिट भी हमारा एफडी की तरह होता है। रिकरिंग डिपॉजिट भी हमारा एफडी की तरह होता है। इसमें इंटरेस्ट भी हमें एफडी के बराबर ही लगभग मिलता है। बट इसमें एक कंडीशन होती है कि इसमें आपको, रिकरिंग का मतलब होता है बार बार, समझिएगा। रिकरिंग का मतलब क्या होता है, जो बार बार होता हो। तो इसमें पैसा आपने फिक्स कर दिया एक फिक्स टाइम तक, इसमें पैसा आपको देना रहता है मंथली एक फिक्स टाइम तक। जस्ट सपोज मान लो 1000 रुपीज आप क्या कर रहे हो, पर मंथ दे रहे हो, ठीक है। कोई पर्सन है जिसके पास इकट्ठा पैसा नहीं है, बट पैसा वो इकट्ठा करना चाहता है, तो आप क्या कर रहे हो, 1000 रुपीज पर मंथ देते जा रहे हो। 12 महीने तक आपने दिया इस तरह से, तो पैसा कितना हो जाएगा आपके पास, 12,000 रुपीज। अब आपने 5 साल तक पैसा दिया, कितना हो जाएगा, 60,000 रुपीज। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब एक फिक्स टाइम तक आपने हर महीने 1000 रुपए दिए, क्या आप ऐसे जमा कर सकते थे, नहीं कर सकते थे। 5 साल आपने जमा की, कितना हो गए, 60,000 रुपीज। अब इस पे क्या करेगा बैंक, आपको इंटरेस्ट के साथ पैसा बढ़ा के 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, जो भी अमाउंट होगा, जो भी इंटरेस्ट होगा, वो आपको बढ़ाकर दे देगा। तो रिकरिंग में थोड़ा थोड़ा करके पैसा जमा करके इंटरेस्ट मिलता है। और एफडी में क्या होता है, एक साथ पैसा जमा हो जाता है, एक साथ पैसा जमा होता है और एक फिक्स टाइम के बाद पैसा मिलता है। पैसा इसमें भी आप एक फिक्स टाइम तक नहीं निकाल सकते हो। मान लो आपने 1 साल जमा किया, तो आप उसके बाद ही निकाल सकते हो। एक लिमिट होगी कि 1 साल 2 साल, जितने साल के लिए आपने आरडी कराई हुई है, तो एक फिक्स टाइम के बाद पैसा निकलता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट का मतलब जो पैसा आपने जमा कर दिया। तो ये 4 तरह के हमारे एक्सेप्टिंग डिपॉजिट होते हैं,
ठीक है, पहला होता है सेविंग, दूसरा होता है डिमांड, फिक्स, रिकरिंग। सेविंग में हाउस होल्ड फैमिली वालों के लिए, डिमांड डिपॉजिट में करंट डिपॉजिट जो इसको बोलते हैं हम लोग बिजनेसमैन के लिए, इसमें इंटरेस्ट नहीं मिलता है, इसमें इंटरेस्ट मिलता है। फिक्स डिपॉजिट में इंटरेस्ट बहुत ज्यादा मिलता है, एक फिक्स पीरियड के लिए पैसा क्या हो जाता है, जमा हो जाता है। रिकरिंग डिपॉजिट में भी एफडी के बराबर मिलता है, बट इसमें पैसा हम लोग थोड़ा 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 करके जमा करते हैं। ये 4 तरह के हमारे डिपॉजिट होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक 3 तरह के होते थे, एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ। प्राइमरी फंक्शन, एजेंसी फंक्शन, जनरल यूटिलिटी फंक्शन। तो हम लोगों ने क्या किया था, प्राइमरी फंक्शन भी 2 तरह के थे, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, एडवांसिंग ऑफ लोन। तो हम लोगों ने क्या किया था, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट के बारे में पढ़ लिया था। और एक्सेप्टिंग डिपॉजिट का मतलब क्या होता था, बैंक का पहला काम क्या था, पैसे को जमा करना। मतलब जो कस्टमर पैसे को जमा करते हैं, तो पब्लिक जो पैसे जमा करती है, तो कमर्शियल बैंक का काम क्या होता है, उसको जमा करना, उसको डिपॉजिट करना। पहला काम तो ये होता है। उसमें कुछ तरह के डिपॉजिट थे, सेविंग डिपॉजिट, करंट डिपॉजिट, ये सारी चीजें मैंने बताई थी। फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट वो क्या होते हैं मैंने समझा दिया था, ठीक है। तो अब आज हम देखेंगे एडवांसिंग ऑफ लोन्स क्या होता है, और साथ ही साथ एजेंसी फंक्शन भी देखेंगे और जनरल यूटिलिटी फंक्शन भी देखेंगे, और फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक के टॉपिक यहीं पर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो एडवांसिंग ऑफ लोन क्या होता है, चलिए देख लेते हैं। तो बच्चों समझिएगा, एडवांसिंग ऑफ लोन का मतलब होता है कि बैंक क्या करता है, जो पैसा आता है, ठीक है, जो पैसा आता है उसको पहले क्या करता है, पब्लिक का डिपॉजिट करता है, मींस जमा करता है। पहले बैंक क्या करता है, डिपॉजिट करता है। अब उसी पैसे से बैंक क्या करता है, लोगों को लोन देता है। क्या करता है, उसी पैसे से लोगों को लोन देता है। जिनको पैसा जमा करना है उन्होंने जमा कर दिया। अब जिनको पैसे की जरूरत है वो लोग आते हैं और बैंक से क्या करते हैं, लोन लेकर जाते हैं। बदले में बैंक क्या करता है, जिनको लोन देता है उनसे इंटरेस्ट लेता है। क्या करता है, इंटरेस्ट लेता है। तो दूसरा फंक्शन क्या होता है कमर्शियल बैंक का, एडवांसिंग ऑफ लोन्स, मतलब लोगों को लोन देना। अब देखते हैं लोन कितनी कितनी तरह से वो देता है, कौन कौन से लोन होते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, और उसके बाद में 2 मिनट में वापस आया, उसके आगे समझाता हूं कि एडवांसिंग ऑफ लोन क्या होता है, ठीक है। हाँ तो बच्चों, एडवांसिंग ऑफ लोन देखिए कितने तरह के होते हैं, 5 तरह के हैं। कैश क्रेडिट, शॉर्ट टर्म लोन, ओवरड्राफ्ट, डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल्स ऑफ एक्सचेंज, एंड लास्ट इज मनी एट कॉल और वेरी शॉर्ट टर्म लोन, ठीक है। तो पहला हमारा क्या है, कैश क्रेडिट। अब कैश क्रेडिट में क्या होता है बच्चों समझिएगा, और साथ में शॉर्ट टर्म लोन भी समझिएगा, ठीक है। कैश क्रेडिट क्या होता है, हम जो सिक्योरिटीज देते हैं उसकी जगह पर हमें क्या मिलता है, पैसा मिलता है, ठीक है। जो हमारी वर्किंग कैपिटल होती है, ठीक है, वर्किंग कैपिटल के लिए हम लोग जो लोन लेते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैश क्रेडिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैश क्रेडिट बोलते हैं। शॉर्ट टर्म लोन होता है, बट इसमें एक कंडीशन होती है। जस्ट सपोज मान ली आपने 1 लाख रुपए का लोन लिया है। कितने का लोन लिया है, 1 लाख रुपीस का लोन लिया है, ठीक है। तो जो आप लोन लेते हो वो अमाउंट कहां पर आता है, वो अमाउंट कहां पर आता है, कैश तो नहीं मिलता है। जो 1 लाख रुपए आएगा वो कहां पे आएगा, बैंक अकाउंट में आता है। ये चीज क्लियर है, समझ में आ रही है। तो जो आपने लोन लिया 1 लाख रुपए, वो कहां आया, आपके बैंक अकाउंट में आया। अब मान लीजिए आप घर बनवा रहे हो, आप मतलब वर्किंग कैपिटल जो भी सामान खरीद रहे हो, अभी आपको 1 लाख रुपए की जरूरत नहीं है। अभी आपको जो है 50,000 रुपीज की जरूरत है। आपने क्या किया, 50,000 रुपए विड्रॉ कर लिए। क्या करे, विड्रॉ कर लिए मतलब बैंक से निकाल लिए। जब 50,000 रुपीज आपने अकाउंट से निकाले तो 1 लाख में कितना रुपया अकाउंट में बचा है, 50,000 अभी बचा हुआ है। 50,000 निकाले तो 50,000 आपके अकाउंट में बचा हुआ है। आप समझिएगा, जो 50,000 रुपए आपके अकाउंट में बचा है उससे कोई मतलब नहीं है। आपने जितना पैसा विड्रॉ किया है सिर्फ और सिर्फ उसी पर क्या होगा, इंटरेस्ट चार्ज होगा। उसी पर क्या होगा, इंटरेस्ट चार्ज होगा। फिर समझिए, कैश क्रेडिट में क्या होता है, जितना पैसा आप लेते हो उसमें से जितना पैसा आप अपने यूज के लिए निकालते हो, इंटरेस्ट उसी पे चार्ज होता है। पूरे अमाउंट पे इंटरेस्ट चार्ज नहीं होता है। ये लाइन लिख के आनी है आप लोगों को, अमाउंट विल बी चार्ज ओनली फॉर विड्रॉ अमाउंट। जो पैसा आप निकालोगे सिर्फ और सिर्फ उसी अमाउंट पर पैसा इंटरेस्ट लगता है, बाकी जो पैसा अकाउंट में है उस पर इंटरेस्ट आपका नहीं लगता है। किसमें, कैश क्रेडिट में, कैश क्रेडिट में। समझ में आया, नोट्स में मैं दे दूंगा, उसमें लिखा रहेगा, अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है। सेकेंड देखो, शॉर्ट टर्म लोन। शॉर्ट टर्म लोन शॉर्ट टर्म के लिए होता है। इसमें क्या होता है,
ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए तो है ऐसा ही सेम होता है, बट इसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बच्चों इसमें ये है कि आप मान लो आपको 50,000 के लिए मिला, 50,000 रुपए मिला, 1 लाख रुपए मिला, जितना भी पैसा मिला, आप इसमें से 5,000 यूज के लिए निकालो, 10,000 यूज के लिए निकालो, बट जो इंटरेस्ट चार्ज होता है, जो इंटरेस्ट चार्ज होता है वो पूरे होल अमाउंट पे होता है। होल अमाउंट का मतलब क्या हुआ? सॉरी, पूरे के पूरे अमाउंट पर इंटरेस्ट क्या होगा? चार्ज होगा। फिर से समझ लो, इस पे क्या होता है? अमाउंट आपने जितना विड्रॉ किया है सिर्फ और सिर्फ उसी पर इंटरेस्ट लगता है, बट इसमें आप 5,000 निकालो, 10,000 निकालो, बट जितना अकाउंट, जितना आपने लोन लिया है पूरे पे क्या होगा? इंटरेस्ट चार्ज होगा। समझ में आया कि नहीं आया? ये होता है कैश क्रेडिट, दूसरा क्या होता है? शॉर्ट टर्म लोन। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस पे इंपॉर्टेंट नोट करिएगा, इंपॉर्टेंट नोट कर लिए, थर्ड पॉइंट है हमारा ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी एक ओवरड्राफ्ट लोन होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ये पेपर में आने के बहुत चांसेस है, 2 नंबर के मार्क्स में आ सकता है कि डिफाइन करिए कि ओवरड्राफ्ट क्या होता है। तो समझिए, ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है, ओवरड्राफ्ट एक फैसिलिटी होती है एक तरह से जो कि हमें बैंक देता है, और ये सिर्फ और सिर्फ किसको मिलती है? सिर्फ और सिर्फ करंट अकाउंट वालों को मिलती है। किसको मिलती है? जो हमारे करंट अकाउंट होल्डर होते हैं, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को ये फैसिलिटी मिलती है जो कि बैंक देता है। अच्छा सुनो, बैंक क्यों देता है ये फैसिलिटी? बैंक जो है इन लोगों को इसलिए देता है क्योंकि एक रेपुटेशन मेंबर होते हैं जिनका करंट अकाउंट होता है, जो बिजनेसमैन होते हैं, उनको डेली ट्रांजैक्शन करना होता है। तो कभी कभी क्या होता है, मान लिए किसी को एक पर्सन, इसका नाम क्या है? ए, एक क्या है? बी। अब ए ने, मान ली ए का अकाउंट है बैंक में, ए ने क्या किया? 20,000 रुपए का बी को चेक दिया। ए ने बी को 20,000 रुपए का चेक दिया, बट ए के अकाउंट में 18,000 रुपीज है खाली। जब बी जाएगा पैसा निकालने, जब बी पैसा निकालने जाएगा बैंक में, तो चेक क्या हो जाएगा? बाउंस हो जाएगा। बाउंस मतलब रिजेक्ट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसके अकाउंट में तो पैसे ही कम है, इसके अकाउंट में तो, एक के अकाउंट में तो पैसे ही कम है, और बी जब जाएगा 20,000 का चेक निकालने, तो क्या हो जाएगा? बाउंस हो जाएगा। तो ए की रेपुटेशन पे फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बी बोलेगा ना भाई इसका चेक तो बाउंस हो गया, इतना बड़ी कंपनी का मालिक है, इसका तो चेक बाउंस हो गया। तो इस केस में बैंक क्या करता है? कितने रुपए कम पड़ रहे थे? 2,000। तो जो 2,000 रुपए कम पड़ रहा है, 2,000 रुपीज, बैंक क्या करता है? अपने पास से दे देता है। बैंक क्या करता है? अपने पास से कर देता है। तो जब बी जो है बैंक जाएगा, तो पैसे उसके विड्रॉ हो जाएंगे 20,000 रुपए। और जब नेक्स्ट डे, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, जब ए अपना पैसा ट्रांजैक्शन करेगा, बैंक में जमा करेगा, तो बैंक क्या करेगा? अपने आप वो पैसा अपने इंटरेस्ट के साथ, मतलब कुछ कमीशन, कुछ फीस वगैरह काट के वो अपने में कट कर देगा। ठीक है, तो अपने में ऐड कर लेगा और एक अकाउंट से कट कर लेगा। समझ में आई बात कि नहीं है? ओवरड्राफ्ट क्या होती है? फैसिलिटी होती है जो कि सिर्फ और सिर्फ किसको मिलती है? करंट अकाउंट वालों को मिलती है, कि कुछ पैसे बैंक अपने तरफ से दे देता है बढ़ाकर, और बाद में जब पैसा जमा होता है, डिपॉजिट होता है, तो उसको कट कर लेता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी बोलते हैं, ओवरड्राफ्ट लोन बोलते हैं। ठीक है, फोर्थ क्या है बच्चों? डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल्स ऑफ एक्सचेंज। डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, 11th क्लास में जाओगे तो आप पढ़ोगे। अभी एक समझ लो, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, फिर से समझो, एक ए है, एक कौन है? बी है। तो इन लोग क्या करते हैं? एक बिल देते हैं, मतलब जब उधार के ट्रांजैक्शन होते हैं, जब उधार के ट्रांजैक्शन मतलब जब क्रेडिट के ट्रांजैक्शन होते हैं, तो इन लोग क्या करते हैं? एक बिल देते हैं, जिसमें जो बिल उधार पे जो सामान लेता है वो क्या करता है? बिल पे एक साइन करता है और बोलता है कि हम आपको कुछ दिन में पैसा क्या करेंगे? वापस कर देंगे। 1 महीने में, 2 महीने में, सॉरी, तो 1 महीने में, 2 महीने में पैसा क्या करेंगे? वापस कर देंगे। इन केस मान लो कभी ऐसा होता है कि इसने बोला बी ने कि हम 2 महीने के बाद पैसा देंगे, बिल पे साइन कर दिया, बट ए को क्या है? अर्जेंट जरूरत आ गई है। अभी 15 दिन हुआ है बिल को, लेकिन इसको ए को क्या हुई है? अर्जेंट जरूरत आ गई है। बी से इसने बोला भाई मेरे पैसे दे दो, इसने क्या बोला? 2 महीने बाद। अब ए क्या करेगा इस केस में? तो जो बिल मिला है ना, ए को जो बिल मिला है वो क्या करेगा? बैंक में जाएगा। क्या करेगा? बैंक में जाएगा, और बैंक में वो बिल दिखा के पैसे को क्या कर लेगा? विड्रॉ कर लेगा। मान लो 1,000 रुपए का बिल था, ए गया बैंक में, 1,000 रुपए का बिल विड्रॉ हो जाएगा। बैंक कुछ कमीशन काटेगा, फ्री में तो काम करेगा नहीं। बैंक ने क्या करा?
बोला 900 रुपए आप ले लो, 100 रुपए मेरी इंटरेस्ट दे दो, तो ये क्या हो जाएगा, उसको पैसा उसी टाइम क्या हो जाएगा, ए को उसी टाइम पैसा मिल जाएगा। बी, अब जब टाइम आएगा तो जो पैसा बी को ए को देना था वही पैसा बी किसको दे देगा, बैंक को दे देगा। मतलब कहने का मतलब कि बी के बिहाफ पे पेमेंट कौन कर रहा है, यहाँ पर बैंक कर रहा है, बी की जगह पर पेमेंट कौन कर रहा है, बी कर रहा है। और जब टाइम हो जाएगा 2 महीना तो बैंक पैसा किससे जाके ले लेगा, बी से ले लेगा। समझ में आया कि नहीं आया? डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब होता है कि बैंक जो है कस्टमर, जो इसने सामान खरीदा है, कस्टमर की जगह पे खुद पेमेंट कर देता है बिल लेकर, और बदले में बाद में बी से पैसा ले लेता है। ये टॉपिक थोड़ा जो है आपके लिए डाउटफुल हो सकता है, इसको आप एटलीस्ट कम से कम 1-2 बार देखिएगा, और नहीं समझ में आया तो कमेंट करिएगा, मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज के लिए। आई थिंक ये समझ में आ गया हो, नहीं आया हो बताइए, क्योंकि एक लंबा कॉन्सेप्ट है, जल्दी समझ में नहीं आता है, पूरा इसके लिए एक्सप्लेन करना चाहता है, बट आपके में सिर्फ और सिर्फ 2 लाइन का है डेफिनेशन लिखना है, इसलिए मैंने शॉर्ट में बता दिया है। ठीक है, लास्ट है मनी एट कॉल वेरी शॉर्ट टर्म लोन। वेरी शॉर्ट टर्म लोन देखिए क्या बता रहा है, वेरी शॉर्ट टर्म लोन मतलब नाम क्या होता है, काम बताता है। ठीक है, तो ये वेरी शॉर्ट टर्म लोन का मतलब होता है ये बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए होता है, 1 से 14 डेज के लिए होता है, 1 to 14 डेज के लिए होता है। ठीक है, इसको हम लोग डिमांड लोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिमांड लोन भी बोलते हैं। इट इज आल्सो नोन एज डिमांड लोन। ये सिर्फ और सिर्फ जनरली कस्टमर के लिए नहीं होता है, पब्लिक के लिए नहीं होता है। एक बैंक दूसरे बैंक से पैसा लेता है। जस्ट सपोज मान लो एक बैंक है पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक, एक बैंक है हमारा एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मान लो पंजाब नेशनल बैंक को जरूरत है पैसा, अब इनके पास कुछ कम हो गया है, तो इन्होंने क्या किया, एसबीआई वालों से पैसा ले लिया, बोला कि भाई जब पैसा आएगा तो आप मुझसे पैसा ले लेना। तो ये सारे काम होते हैं इसमें, मतलब एक बैंक दूसरे बैंक से पैसा उधार लेता है, नॉर्मली 1 से 14 डेज के लिए ये होता है। इसको हम लोग डिमांड लोन के नाम से भी जानते हैं। तो बच्चों सेकेंड फंक्शन था हमारा एडवांसिंग ऑफ लोन, जिसमें 5 थे, कैश क्रेडिट, शॉर्ट टर्म, ओवरड्राफ्ट, डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज, और लास्ट था मनी एट कॉल। आई थिंक यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, नोट्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और आज की वीडियो में नहीं दूंगा, नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें दूंगा। ठीक है, अभी 2 फंक्शन बचे हमारे, एक है एडवांसिंग ऑफ लोन और दूसरा है जनरल यूटिलिटी फंक्शन। इसका स्क्रीनशॉट लो, उसको भी मैं आज ही कंप्लीट करा देता हूं। ठीक है, बस मैं 2 सेकंड के अंदर वापस आया। तो बच्चों हमारा नेक्स्ट फंक्शन है एजेंसी फंक्शन। ठीक है, तो हम लोगों ने प्राइमरी फंक्शन देख लिया। प्राइमरी फंक्शन के 2 रोल थे, एक था एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, दूसरा था एडवांसिंग ऑफ लोन। तो एक पैसा जमा करना था, दूसरा लोन देना था। वो दोनों फंक्शन हम लोगों ने कॉमर्शियल बैंक के देख लिए। अब 2 बचे हुए, एजेंसी फंक्शन और दूसरा क्या है, जनरल यूटिलिटी फंक्शन। ठीक है, तो ये भी पेपर में कभी कभी पूछ लेता है शॉर्ट में, या पूरा फंक्शन और कॉमर्शियल बैंक पूछेगा तो सबके 2-2 पॉइंट लिखते चले जाइएगा लॉन्ग आंसर में। अगर शॉर्ट में पूछता है तो 2-2 पॉइंट लिखिएगा, 2 पॉइंट इनफ होता है। ठीक है, तो देख लेते हैं एजेंसी फंक्शन क्या होता है। तो बच्चे जो बैंक होता है हमारा, जो हमारा कॉमर्शियल बैंक होता है, वो हमारे लिए एज अ एजेंट भी काम करता है। क्या काम करता है, एज अ एजेंट। एजेंट समझते हो ना, जो हमारे लिए काम करे, किसी आदमी को रखा हुआ है वो हमारे लिए एज अ एजेंट काम कर रहा है। ठीक है, हमारी जमीन वगैरह बिकवा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जमीन नहीं बिकवानी है, यहाँ पर बैंक क्या करता है, अपने कस्टमर के लिए एज अ एजेंट काम करता है। कैसे काम करता है देखिए, फर्स्ट पॉइंट है, बैंक कलेक्ट और मेक पेमेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ देयर कस्टमर सच एज इंश्योरेंस प्रीमियम, पेंशन, इंटरेस्ट एक्सेट्रा। बोल रहा है कि बैंक क्या करता है, कलेक्ट भी करता है और पेमेंट भी करता है। मतलब पेमेंट कलेक्ट भी करता है, पेमेंट देता भी है बिहाफ ऑफ देयर कस्टमर। होता नहीं है, जैसे किसी की पेंशन आनी है या किसी को कोई प्रीमियम हमें देना है, जैसे हमने LIC करा रखा है, तो हमें बार बार जाके वहां जमा नहीं करना है, बैंक को सिर्फ एक बार बता देना है कि इस तारीख को, इस महीने की इतनी तारीख को पैसा क्या हो जाए, कट जाए, आप यहाँ पर पैसा ट्रांसफर कर देना, या फिर यहाँ से पैसा आना, आप यहाँ से पैसा ले लेना, यहाँ से हमारी पेंशन आनी है, यहाँ से हमें ये इंटरेस्ट आना है। तो बस बैंक को आप एक बार इन्फॉर्म कर दो, बैंक क्या करेगा, आपकी जगह पर खुद ही जो है पेमेंट क्या कर लेगा, उतनी महीने की उतनी तारीख को खुद ही कलेक्ट कर लेगा, या फिर EMI वगैरह देनी होगी तो वो खुद से दे देगा आपको, उसके लिए बैंक नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा फंक्शन, दूसरा काम क्या है, सेल एंड परचेज ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटीज
ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर्स। तो कस्टमर के बिहाफ पर, कस्टमर की जगह पर जो शेयर्स होता है या सिक्योरिटीज वगैरह होती है, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वगैरह होती है, तो वो क्या करता है, खुद खरीद लेता है। किसकी जगह पर, कस्टमर के बिहाफ पर। ठीक है। थर्ड फंक्शन क्या है, ट्रांसफर ऑफ फंड्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस थ्रू चेक, ड्राफ्ट एक्सेट्रा। अब जो तीसरा काम क्या है, ट्रांसफर ऑफ फंड, जो पैसा होता है उसको प्लेस टू प्लेस, अब इलाहाबाद से लखनऊ भेजना है, ठीक है, उत्तर प्रदेश से हिमाचल प्रदेश में पैसा भेजना है, ट्रांसफर करना है। अब आप पैसा लेके जाओगे तो नहीं, या फिर किसी से भेजो ट्रेन से, तो वो सब फैसिलिटी नहीं, वो सब आपको नहीं करना पड़ेगा। वो क्या करता है, बैंक करता है। आपने अपने बैंक से लगा दिया, जहां पैसा जाना है वहां पे बैंक 5 मिनट के अंदर, 10 मिनट के अंदर ट्रांसफर फैसिलिटी रहती है। वो आपको विद इन 2 मिनट्स के अंदर आपका पैसा क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। अब तो गूगल पे वगैरह भी आ गया है, आप चाहो तो घर बैठे ही ट्रांसफर कर सकते हो। तो सब क्यों होता है, किस वजह से होता है, विद द हेल्प ऑफ कमर्शियल बैंक। तो ये भी एक काम होता है किसका, कमर्शियल बैंक का। ठीक है। तो ट्रांसफर ऑफ फंड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस थ्रू चेक, ड्राफ्ट एक्सेट्रा। चेक के जरिए, ड्राफ्ट के जरिए, फिर और भी बहुत सी फैसिलिटीज है जिनके जरिए से आप पैसे क्या कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो एक जगह से दूसरी जगह पर। ये 3 पॉइंट्स थे, समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया हो तो पूछिएगा, आई थिंक समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट और लास्ट फंक्शन है हमारा जनरल यूटिलिटी फंक्शन। लास्ट फंक्शन क्या है हमारा बच्चों, जनरल यूटिलिटी फंक्शन। तो इसमें क्या होता है, कुछ ऐसी भी फैसिलिटीज होती हैं जो कमर्शियल बैंक हमको प्रोवाइड करता है, तो वो ही उसके बारे में बताया गया है। ठीक है। तो उसमें फर्स्ट क्या है, दे प्रोवाइड लॉकर फैसिलिटी, दे प्रोवाइड लॉकर फैसिलिटी। तो कमर्शियल बैंक क्या करते हैं, हम लोगों को लॉकर फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं। लॉकर फैसिलिटी मतलब से आपके पास गोल्ड वगैरह है, आप घर में सेफ नहीं फील कर रहे हो, आपने वहां लॉकर फैसिलिटी ले ली, आप बैंक में जाके अपने गोल्ड वगैरह जो सोना वगैरह है आप उसको, या फिर जरूरी कागजात वगैरह है वो आप क्या कर सकते हो, बैंक में आप जाके डिपॉजिट कर सकते हो। दूसरा पॉइंट क्या है, कमर्शियल बैंक प्रोवाइड चेक फैसिलिटी टू कस्टमर। तो कमर्शियल बैंक क्या करता है, चेक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। किसको, कस्टमर को। मतलब आप खुद पैसा नहीं निकालना चाहते हो, आपने किसी को दे दिया, वो जाके निकाल लेगा आपकी जगह पर। या आपको किसी को पेमेंट करनी है, अब आप जाके निकालोगे, इससे अच्छा आपने उसको चेक दे दिया, अपना साइन करके दे दिया, जाओ भैया बैंक से जाके पैसा निकाल लेना। वो जाके पैसा आपकी जगह पे चेक दिखाएगा और पेमेंट क्या हो जाएगी, बैंक आपके पेमेंट दे देगा जो भी चेक लेके जाएगा। तो बैंक क्या करता है, कमर्शियल बैंक आपको चेक फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है अपने कस्टमर को। थर्ड पॉइंट क्या है, बैंक आल्सो इशू लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट का मतलब वो क्या होता है, जब एक जगह से दूसरी जगह पर सामान आप खरीदते हो उधार पे, आप एक दूसरे को नहीं जानते हो, तो बैंक वहां पर गारंटर बनता है, बोलता है कि हाँ लेटर ऑफ क्रेडिट मतलब गारंटी देता है दूसरे बैंक को कि हाँ यहाँ से पेमेंट हो जाएगी, मैं इस चीज की गारंटी लेता हूं, जो पर्सन है सामान बेचने वाला वो पूरी तरह से एकदम प्योर है। ठीक है। लास्ट क्या है, दे बाय एंड सेल फॉरेन करेंसीज। जो फॉरेन करेंसीज होती है ना, बाहर की, डॉलर हो गया, पाउंड्स हो गया, उन सबको बाय और खरीदने और बेचने का काम भी कौन करता है, कमर्शियल बैंक करता है। तो ये होते हैं हमारे जनरल यूटिलिटी फंक्शन। ठीक है। जो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें क्या है कि अब हम लोगों ने ये देखा था कि जो बैंक होता है वो हमारे पैसे को जमा भी करता है और हमारे पैसे से क्या करता है, हमको इंटरेस्ट भी देता है। ठीक है। पैसा बढ़ा के भी देता है। तो ऐसा कैसे करता है, तो हम लोगों ने देखा था कि बैंक क्या करता है, लोन देता है और लोन से इंटरेस्ट जो कमाता है ज्यादा, उससे कुछ पैसे हमको भी बढ़ा कर देता है। ये तो हम लोगों ने देखा था। बट आज इसको थोड़ा सा हम डीप में देखेंगे कि बैंक ऐसा क्या काम कर रहा है कि इतना ज्यादा पैसा कमा रहा है कि हमको भी इंटरेस्ट दे रहा है, खुद भी पैसा कमा रहा है। तो ये टेक्निक क्या है, किस तरह से मनी क्रिएशन, मतलब किस तरह से मनी बना रहा है। आप यकीन नहीं करोगे, बैंक हमारे ही पैसे से हमको ही लोन देता है और हमारे दिए हुए 1000 को 5000 में कन्वर्ट कर देता है। मतलब 1 गुने को 5 गुना बना देता है। कौन, कमर्शियल बैंक। जो बैंक होता है हमारे पैसे को ही 1 गुना से 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना बनाने का काम करता है। तो ये बैंक कैसे करता है वो आज हम लोग देखेंगे इसमें। ये और यही होता है मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक, कि कमर्शियल बैंक किस तरह से पैसा बनाता है, किस तरह से पैसा अर्न करता है, किस तरह से बढ़ाता है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। एक चीज मैंने बच्चों आप लोगों को बताई थी कि मान लो किसी ने 1000 रुपए बैंक में जमा किया है। इसमें थोड़ी जगह कम है इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे, समझिएगा। 1000 रुपए किसी ने बैंक में जमा कर, चलिए लिख देता हूँ, किसी ने 1000 रुपए जमा किया है पैसा। तो बैंक क्या करता है, उसमें कुछ पैसे जैसे 800 रुपए हो गए, वो क्या करता है, लोन पे दे देता है। क्या कर देता है, लोन पे दे देता है।
और बाकी के पैसे को क्या करता है, रिजर्व रखता है। रिजर्व रखने का मतलब क्या होता है, लीगल रिजर्व रेशियो, जिसको हम लोग बोलते हैं LRR। जैसे कोई पर्सन है और अब उसने 1000 रुपए जमा किया है, बट उसको अचानक क्या हुई, नीड हो गई है कि वो कुछ पैसे अपने निकालना चाहता है ATM वगैरह से। तो अगर सारे पैसे बैंक लोन में चढ़ा देगा पूरे पूरे, और वो कभी निकालेगा तो पैसा तो निकलेगा ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए बैंक क्या करता है, कुछ पैसे रिजर्व रखता है और कुछ पैसे क्या करता है, लोन पे चढ़ा देता है। अब बहुत से लोग सोचेंगे सर 200 की जगह 300 निकाल लिया, 400 निकाल लिया, तब क्या होगा भाई, आप अकेले नहीं हो जो 1000 रुपए जमा किए हो, ऐसे लाखों लोग हैं जिनके लाखों करोड़ों रुपए होते हैं। तो वो क्या होता है, एडजस्ट हो जाता है। वो क्या होता है, एडजस्ट हो जाता है, ठीक है। यहां तक समझ गए। तो ये पैसे जो होते हैं रिजर्व रखता है, वो बैंक के कोई भी काम के नहीं होते। जो ये पैसा है रिजर्व वाला LRR, वो बैंक के किसी भी काम का नहीं होता है। जो भी काम का पैसा होता है वो ये होता है, कौन सा होता है वो, जिसको लोन पे देता है। अच्छा एक चीज और, अब ये 200 रुपए रिजर्व रखता है, तो एक चीज याद रखना, ये डिसाइड कौन करता है, ये डिसाइड करता है हमारा RRB, सेंट्रल बैंक, ठीक है। जो सेंट्रल बैंक होता है वो बताता है, वो गाइड करता है कॉमर्शियल बैंक को कि कितना पैसा लोन पे देना है और कितना पैसा रिजर्व रखना है, ठीक है। कभी कभी यहाँ पे क्या होगा, 1000 की जगह 600 जो है लोन पे दे पाएगा, 400 रिजर्व करना पड़ेगा। ये ऑर्डर कौन पास करता है, ये ऑर्डर पास करता है हमारा सेंट्रल बैंक। जब नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे और नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे तो सेंट्रल बैंक के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। अभी आप इतना समझो कि इतना पैसा ये करता है, लोन पे दे देता है, बाकी के जो पैसे बचते हैं उससे क्या करता है, उससे क्या करता है, उसको रिजर्व रखता है, ठीक है। तो उसको भी मैं रफ करता हूं। और अब देखते हैं कि बैंक भैया जो है पैसा कैसे कमाता है। अब इसको समझने के लिए हमें 2 अजम्पशन मानने पड़ेंगे, ठीक है। 2 चीजें जिसको हमें एज्यूम करना पड़ेगा, वो आप लोग को मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है। देखिए पहला अजम्पशन तो ये है कि जितने भी बैंक होंगे, जितने भी बैंक होंगे, जैसे जितने भी कॉमर्शियल बैंक है वो सारे क्या होंगे, 1 यूनिट होंगे। मतलब चाहे कॉमर्शियल बैंक हो, सॉरी चाहे SBI हो, चाहे ICICI बैंक हो, HDFC बैंक हो, जितने भी कॉमर्शियल बैंक होंगे तो वो सारे क्या है, 1 यूनिट। अभी जब कराऊंगा समझ में आएगा, ठीक है। मतलब अल्टीमेटली आपको ये समझना है कि चाहे किसी भी बैंक में पैसा जाए, वो पैसा कहाँ आ रहा है, बैंक में ही आ रहा है, ठीक है। कहाँ आ रहा है, बैंक में ही आ रहा है, ठीक है। देखो तो इसको लिख लेना, ऑल बैंक्स आर 1 यूनिट, ठीक है। जितने भी बैंक्स है वो क्या है, 1 यूनिट है। उसके अलावा सेकेंड अजम्पशन आपको मानना है कि जितने भी पेमेंट होगी, जितनी भी पेमेंट होगी वो किससे होगी, या तो चेक से होगी या फिर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होगा। मतलब बैंक से बैंक ट्रांजेक्शन होगा, कैश में कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं होगा। ये हमें एज्यूम करना है, ठीक है। सिर्फ क्यों, क्योंकि इसको हमें समझने के लिए ये 2 चीजें हमें एज्यूम करनी पड़ती है, ठीक है। तो इसको मैं लिख दे रहा हूं, ऑल पेमेंट्स आर मेड बाय थ्रू चेक, ठीक है। जितने भी पेमेंट होगी वो किससे होगी, चेक से होगी, ठीक है। ये हम अज्यूम कर चल रहे हैं। चाहे हम 1 रुपए की माचिस खरीदे, वो गूगल पे से पे कर रहे हैं, ठीक है, चेक से कर रहे हैं, कैश से कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं होगा। ये हम अज्यूम मान करके चलते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखिए कोई बैंक है, मान लिए SBI, ठीक है, SBI। अब हमने क्या माना, कोई पर्सन आया A, कोई पर्सन A आया, या किसी के नाम मान लो, राम श्याम कुछ भी मान लो, उसने क्या किया, 1000 रुपीज क्या किया, बैंक में जमा किए। 1000 रुपीज क्या किए, बैंक में जमा किए। अब बैंक क्या करेगा, बैंक क्या करेगा, उसका 80%, मान ली 80% बोला हुआ अभी सेंट्रल बैंक ने, तो 80% क्या करेगा, लोन पे चढ़ा देगा। बाकी के जो 20% बचे पैसे वो क्या करेगा, वो रिजर्व करेगा। तो 1000 का 20% कितना हुआ, 200 रुपए वो क्या कर लेगा, रिजर्व कर लेगा। और बाकी की जो 800 रुपीज है वो क्या कर देगा, लोन पे चढ़ा देगा, ठीक है। लोन पे चढ़ा दिया, लोन चढ़ा दिया मतलब कोई पर्सन है, उसने आके लोन ले लिया। ये 200 रुपए तो रिजर्व कर लिए, 800 रुपए क्या किया, लोन पे चढ़ा दिया। अब देखिए, अब ये जो 800 रुपए है, हम लोगों ने क्या अज्यूम किया है कि ऑल पेमेंट्स आर मेड बाय थ्रू चेक। अब जिसने भी 800 रुपए लिए वो रखने के लिए तो लिए नहीं होंगे, जाहिर सी बात है, इसको कोई काम होगा। तो अब इसने क्या किया, इस पैसे को खर्च किया, इस पैसे को क्या किया,
खर्च किया, और जब ये खर्च करेगा, चाहे इससे कोई भी सामान खरीदे, फर्नीचर खरीदे, बिल्डिंग खरीदे, माचिस खरीदे, मार्कर खरीदे, कुछ भी खरीदे, हमें बस ये समझना है कि जब खर्च किया तो ये अल्टीमेटली ये पैसा कहाँ जाएगा, वापस से कहाँ जाएगा, बैंक में जाएगा। याद रखना, क्यों? क्योंकि जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे वो कहाँ होंगे, बैंक से होंगे। ये वापस पैसा कहाँ आया, बैंक में आया। अब एसबीआई में आया तो मान लो पीएनबी में आया। ये बस एक मैं समझाने के लिख रहा हूँ, पीएनबी आप एसबीआई मान लो। क्यों? क्योंकि जितने भी बैंक है सब एक है। हम तो ये मान लो ना कि जितने भी बैंक क्या है सब एक है। तो मान लो कोई भी बैंक है और पीएनबी में आया, तो वापस से बैंक में पैसा आया, कितना रुपया आया, 800 रुपया आया। अब बैंक क्या करेगा, 800 का 20% क्या करेगा, रिजर्व में रखेगा, बाकी का जो क्या करेगा, लोन पे चढ़ा देगा। तो 800 का 20% कितना होता है, आई थिंक 160 रुपीज होता है। और लोन पे क्या करेगा, 640 रुपीज क्या करेगा, लोन पे दे देगा। अब देखिए समझिए, 800 रुपए डिपॉजिट हुआ, फिर से वही चेन घूमी, लोन पे दे दिए 640 रुपए, 20% क्या कर लिया, रिजर्व कर लिया। ठीक है, अब देखो फिर वही होगा, थर्ड जिसने भी लोन लिया वो पैसे को क्या करेगा, वो पैसे को खर्च करेगा। अब जब पैसे को खर्च करेगा तो वापस वो पैसा कहाँ आएगा, बैंक में आएगा। अब बैंक में मान लेते हैं यूनियन बैंक में पैसा आया, एसबीआई लिख लो, जो भी मन कर लिख लेना, ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है। अब यूनियन बैंक किया आपने, 640 रुपए वापस कहाँ आ गए, फिर से डिपॉजिट हो गए। अब 640 रुपए में रिक्वायर्ड रिजर्व आपको कितना होगा और लोन पे कितना देगा, ठीक है, चलो निकाल लेते हैं, मुझे पता नहीं है। 640 का 20% कितना होगा, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 2 4 8 का 8, 2 6 12, ठीक है। तो 128 रुपीज क्या होगा, इसका रिक्वायर्ड रिजर्व होगा। बाकी जितना पैसा बचा 640 में 128 माइनस को जल्दी से, 10 में 8 तो 3 में 2 है 1 और 6 में से 1 5, और 512 रुपीज ये क्या करेगा, बैंक लोन पे चढ़ा देगा। क्या कर देगा, बैंक जो है फिर से लोन पे चढ़ा देगा। मतलब आपने देखा यहाँ पे क्या हो रहा है, मतलब सबसे पहले 1000 रुपए थे, उसने कुछ रिजर्व रखा, बाकी लोन में चढ़ा दिया, फिर पैसा गया, फिर उसने दोबारा से क्या वो डिपॉजिट हुआ, फिर से लोन में चढ़ा दिया, फिर ऐसे किया, फिर ऐसे कर दिया। एंड ठीक है, तो इसी तरह से बच्चों जो चेन होगी वो चलती रहेगी। और ये प्रोसीजर कब तक होता रहेगा, कब तक होता रहेगा, जब तक, ठीक है, जब तक ये डिपॉजिट वाला पैसा 5000 ना हो जाए, ठीक है, और जब तक ये जो रिक्वायर्ड रिजर्व है आपका 1000 ना हो जाए, और जब तक जो लोन वाला पैसा है ये 4000 नहीं हो जाए, ठीक है। तो जब तक ये 5 गुना हो गया, एक जब तक ये चेन चलती रहेगी तब तक, क्यों, जब तक ये 5000 रुपीज नहीं हो जाता। और ये जो रिक्वायर्ड रिजर्व जितना आपने डिपॉजिट किया था उतना इसने बैंक ने क्या कर लिया, सेव कर लिया, और 1000 का 4000 रुपए क्या कर दिया, लोन पे दे दिया। अब देखो समझो हुआ क्या, 1000 रुपए से स्टार्टिंग हुई थी, किसी पर्सन ने 1000 रुपए जमा किए थे, उस बैंक ने क्या किए, 1000 का 5000 बना डाला, 1000 का 5000 बना डाला, सीधा साधा। और फ्री का देख रहे हो 4000 रुपए वो लोन पे दे रहा है, और जो 1000 रुपए किसी पर्सन ने डिपॉजिट किया था उसको रिक्वायर्ड रिजर्व में 1000 कर लिया। तो बैंक कैसे पैसा बनाता है, समझ में आया, मतलब 1000 का 5 गुने पैसा को बदल डाला। तो इस तरह से बैंक क्या करता है, पैसा बनाता है, मनी क्रिएशन करता है, समझ रहे हो। तो 1 का 5 गुना। तो अब आप एक चीज दिमाग में आ रही होगी कि सर ये 5000 कैसे हो गया, 1000 कैसे, है ना। तो अब ये 5000 कैसे हुआ, एक चीज समझो, ये जो 20% यहाँ दिख रहा है इसको आप निकाल सकते हो। इसको निकालने का फॉर्मूला होता है मनी क्रिएशन इक्वल टू, यहाँ पे जगह नहीं इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट, मनी क्रिएशन इक्वल टू 1/LRR। क्या होता है, 1/LRR। अब अगर मान लो इसे यहाँ पे 200 था तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, 20% था, तो ये क्या हो जाएगा, LRR हमारा 20%, 1/20%। और यहाँ पर क्या होगा, 1/20/100। और इसको जब हम ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 100/20, और 20 से 100 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि LRR जब कितना आया, 5 गुना। तो जब LRR आप निकाल लो, जितना LRR होगा तो उतना पैसा हमारा होगा। 1000 का 5 गुना कितना हुआ, 5000, समझे। अगर मान लो LRR हमारा 20% के लिए 50% होता
तो यहाँ पर आंसर कितना आता, 2 आता। तो यहाँ पर क्या होता, 1000 का कितना बनता, 2000 बनता। ठीक है, यहाँ पर कुछ और होता, यहाँ पर कुछ और होता। मतलब डिसाइड कौन करता है हमारा, कि जो हम कितने परसेंट पैसे को रिजर्व में रख रहे हैं, कितने पैसे को हम रिजर्व में रख रहे हैं, इस हिसाब से पैसा हमारा क्या होता है, उतने गुना बढ़ता है। तो एलआरआर हमारा इस टाइम यहाँ पर यहाँ कितना था, 5 गुना था, तो इसलिए 1000 का 5000 बना। अगर एलआरआर हमारा 6 गुना होता तो 1000 का 6000 बनता। अगर एलआरआर हमारा लीगल रिजर्व रेशियो हमारा अगर 3 गुना होता, 30% होता, तो हमारा यहाँ पे 3 गुना बनता। तो डिपेंड करता है कि रिक्वायर्ड रिजर्व आपका कितना है, कॉमर्शियल बैंक ने सेंट्रल बैंक ने कितना बोला हुआ है। समझ में आ रही बात? तो आप इस तरह से समझ सकते हो इसको देख के कि बैंक किस तरह से पैसे को कम अर्न करता है। पेपर में आएगा तो इस तरह से पूरा आपको टेबल बनाना रहेगा, ये 2 एग्जाम्पशन लिखने पड़ेंगे। उसके बाद आपको जो ये चेन हो रही है इसको अपने ओन वर्ड्स में एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, बैंक में पैसा जमा होता है, फिर वो सेकेंड पर्सन को जाता है। इस तरह से करते करते चेन बनती है और आपको दिखाना पड़ेगा टेबल बना के कि 1000 का 5000 बन जाएगा पैसा, लोन यहाँ पे हो जाएगा और ये सारी चीजें करनी रहेगी। ठीक है, मैं हट जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से।